तो ईरान से जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं, हमको लगता है ये नामुमकिन है। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। अभी कुछ हो नहीं सकता, 90% लोग भी खिलाफ हो जाएं तो ये उसका ट्रंप को इससे इंटरनली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये 6 महीने से ज़्यादा युद्ध खिंच जाता है तो मेरे ख्याल से दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान उभर जाएगा। कंट्री ये कहे कि हम अपने यहाँ 12 साल के बच्चे को फौजी बना देंगे और वहाँ के लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस मुल्क पे कब्जा करना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के नतीजे में अगर उसको आप देखें तो वो लोग अपना बिजनेस कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे जंग लंबी खींचेगी, जितनी लंबी खींचेगी उतना ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा हमारे अर्थ पे, हमारे तमाम प्रोडक्शन पे। यातायात अगर महंगा होता है तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। अभी जो कुछ दिख रहा है उसमें अमेरिका हताश तो जरूर दिख रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मिडिल ईस्ट का जंग जारी है, 1 महीना समय बीत गया और जिस तरह से सियासी समीकरण भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और हालात दिन से दिन बदतर होते जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ में है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारी सहयोगी हैं अजरा और उजमा। अशफाक जी, सबसे पहला सवाल, मिडिल ईस्ट जल रहा है और इसके बीच में जो सियासी समीकरण बनता दिख रहा है कि जेलेंस्की जो है सऊदी अरब पहुंच गए हैं जी, इसका क्या मायने है? मायने कुछ नहीं है, वो ये अपना कारोबार बढ़ाने आए हैं। वो रशिया का वार तो झेल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि रशिया को वो ड्रोन जो है वो ईरान दे रहा था, तो वो तो खुद ही नहीं कर रहा, उसी ड्रोन की नकल तो खुद अमेरिका कर रहा है। ये कहीं ना कहीं रशिया को चिढ़ाना उनका मकसद हो सकता है, कहीं कि अंदर खाने रशिया कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों जो है वो ईरान की मदद कर रहा है नेट के मार्फत से। इंटरनेट से वही बता रहा है कि सही जगह पे कौन है, कहाँ पे है, उनका अड्डा कहाँ पे है, उनके फौजी कहाँ पे है। शायद इन लोग मदद दे रहा है कि ईरान के पास अपना इंटरनेट ये लोग खुल करके क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा नाटो खुल करके नाच रहा है, तो ये रशिया और चाइना जो है खुल करके ईरान क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, यूक्रेन के साथ भी खुल के कोई नहीं आया है, ना अमेरिका आया है ना नाटो आया है, सब पीछे से मदद कर रहे हैं। कहाँ नाटो अगर आ जाता तो पूरा यूरोप लड़ने लग जाएगा ना। पूरा सैन्य सप्लाई तो पूरा दे रहा है ना, पूरा गोला बारूद तो दे रहा है ना। बिल्कुल, तो वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। इस युद्ध के नतीजे में अगर उसको आप देखें तो वो लोग अपना बिजनेस कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। हथियारों का जो ज़ख़ीरा है जिसके पास, वो उनको दे रहे हैं, और हथियारों का ज़ख़ीरा उसमें से कुछ सरप्लस है तो सऊदी अरब से कुछ ना कुछ आया है ऐंठने के लिए, और ये कर रहे हैं। इसका असर जो आने वाले कल को मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा रशिया को चिढ़ाने वाला है। रशिया कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति तो साफ कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे सऊदी अरब को, आखिर ऐसा क्यों? उनकी अपनी सलाहियत ये नहीं है कि वो इनको सपोर्ट कर सके। अगर कर लेते तो रशिया का जंग अब तक तो निपट जाता, वो अपना तो खुद कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का संकेत है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो तो 7 घराने हैं कहा जाता है दुनिया में, और वही वैश्विक घराने जो हैं वो अपने अंडर में पूरी दुनिया को रखते हैं। इसमें कोई नई चीज़ पैदा होगी अभी नहीं लगता है। हाँ, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और ईरान इस कैपेसिटी में आ जाता है, जिस तरह से वो अक्लमंदी के साथ वार कर रहा है और वार झेल भी रहा है, अगर ये 6 महीने से ज़्यादा युद्ध खिंच जाता है तो मेरे ख्याल से दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान उभर जाएगा, और उसकी शक्ति को फिर सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल को अभी तक मारने का ये रहा है, मार खाने का कभी उनको एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी 2025 में आपने देखा होगा कि ईरान के साथ जो वार हो रहा था, तो उस वार में इन लोगों ने जब ईरान की तरफ से मार पड़नी शुरू हुई तो फौरन उसको इन्होंने रोक दिया कि साहब रोक दे। ईरान जो है जिस तरह से अमेरिका का 6000 करोड़ की लागत वाला आसमानी आंख कहा जाने वाला जहाज को मार गिराया, वो बड़ी ताकत थी अमेरिका की। तो आपको क्या लगता है कि जब ईरान जब ऐसा काम कर रहा है तो ये युद्ध लंबा खींच सकता है? ईरान स्टॉप होने के मूड में खाली इस पे आप मत लीजिए, वो ईरान को जहां मौका मिल रहा है, ईरान फिर भी जो वार कर रहा है, इनकी सैन्य ताकत जहां पर है या इनका इन्वेस्टमेंट जहां जहां पे है वहां पे मार रहा है, वो कोई पब्लिक में नहीं मार रहा है। और इनको परेशान करने के लिए इसराइल जो है वो ईरान के लोगों को, आप इसीलिए देखिएगा कि ईरान में हज़ारों लोग मर चुके हैं। हालांकि इसराइल में तो बहुत ज़बरदस्त अभी सेंसर लागू है,
उनके यहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है। इसलिए अक्सर आप सुनिएगा कि ईरान में जो वार पड़ा तो उसमें कुछ लोग घायल हुए, फिर कुछ लोग घायल हुए, मरने की कोई खबर वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो हकीकत क्या है, जब जंग खत्म होगी तब पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या इस जंग में क्या अमेरिका का वर्चस्व घट रहा है या फिर वो अपने तरीकों को जो है बदल रहा है? अभी जो कुछ दिख रहा है उसमें अमेरिका हताश तो जरूर दिख रहा है। अमेरिका पूरी तरह हताश है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, उनको भी सिर्फ मारने का ही रहा है। आसमान से वार करना है, आसमान में वो जानते हैं कि इसमें इनके पास ताकत, ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन मिसाइल से जो कर रहा है ये आसमानी वार, उनको रोकने की सलाहियत उनकी जो वो खत्म हो गई। तो अमेरिका की साख कहीं ना कहीं अभी गिरेगी। ये कमजोर हुई है। हाँ, कमजोर अभी नहीं कह सकते हैं। अमेरिका सुपर पावर है और ट्रंप जो है, ट्रंप की इस गलत ये लड़ाई जो है, जबरदस्ती की जो थोपी भी है, इससे उनकी इमेज खुद खत्म हो जाएगी। हमको लगता है इससे ट्रंप की साख भी गिरेगी। अमेरिका में ही जो है लगभग 55% लोगों ने वोट किया है। ऐसा एक सर्वे में आया है कि ट्रंप के खिलाफ जो है लोग गुलबंद हो रहे हैं। हाँ, नो किंग करके एक प्रदर्शन भी चल रहा है। एक बात ध्यान रखिए कि ट्रंप दूसरी बार जीत के आया है। एक बार बीच में बाइडेन आ गए थे, ये जीत के आए हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों का ये रहा है। अभी कुछ हो नहीं सकता, 90% लोग भी खिलाफ हो जाएं तो ये उसका ट्रंप को इससे इंटरनली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या इस जंग से आने वाले समय में तेल की राजनीति, मतलब ऑयल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल सकती है? हाँ, बहुत बुरी तरह बदलेगी। और उन मुल्कों में जो इन लोगों पे डिपेंड करते हैं उनके यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ये एक तरह का कंट्रोल है, जैसे अभी भारत भी जैसे डिपेंडेंट है। भारत में तो बहुत बुरा असर पड़ेगा आने वाले कल में, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। 140 से 150 करोड़ के आसपास यहाँ की आबादी हो गई है और हम कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड करते थे। तो हमारे यहाँ इसका आने वाले जैसे जैसे जंग लंबी खींचेगी, जितनी लंबी खींचेगी उतना ज्यादा बुरा असर पड़ेगा हमारे अर्थ पे, हमारे तमाम प्रोडक्शन पे। यातायात अगर महंगा होता है तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो सारी चीजें हैं। अब इसी पेट्रोकेमिकल से, प्लास्टिक उद्योग का जितना भी है, जो भी चीजें बनती हैं पेट्रोकेमिकल से, वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और इसका बहुत बुरा असर आने वाले कल को हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। अच्छा, एटॉमिक वार भी होने वाला है, क्या इस पे कहेंगे आप? देखिए, एटॉमिक वार पे अभी मत समझिए। वो नागासाकी के वक्त में एक अलग बात थी। जो विश्व युद्ध के वक्त में जापान में गिराया गया, उस वक्त अमेरिका अकेला था। आज अमेरिका अकेला एटॉमिक पावर नहीं है, दुनिया के कई मुल्क हैं और इसके खतरे पहले से ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन जो कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लिया गया। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका कर पाएगा। अगर ऐसा करता है तो ये दुनिया के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बर्बादी के आसार होंगे। फिर दुनिया के तबाही को कोई फिर रोक नहीं सकेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इसका ईरान का जो है सपोर्ट, कोई भी जो जितने भी अरब देश हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, खुल करके सामने नहीं आए उन लोगों ने। हालांकि ईरान ने हमेशा कहा है कि उनके जो है ना अमेरिका जो है सैन्य ठिकाने, उन पर वो लोग जो है हमेशा बम गिराएं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या लगता है अरब देश के जो शासक हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जैसे फिलिस्तीन को कुर्बान कर दिए, उसी तरह अभी ईरान को भी कर देंगे? शायद आप गलत फहमी के शिकार हैं। ईरान कुर्बान नहीं होगा। उनके यहाँ उनके फौज के हुक्मरान का मैं देख रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ 12 साल के बच्चे को भी फौज में दाखिल करेंगे। ठीक इसके उलट आप देख लीजिए तो इस्राइल में फौजियों की तादाद घट रही है। उनका कहना है कि साहब हम 2.5 साल से युद्ध लड़ते लड़ते थक गए, किसी भी हालत में जितना जल्द हो सकता है 15 से 20 हज़ार फौजी और ले आइए। ईरान के साथ ठीक इसका उल्टा है। यहाँ हर आदमी शहीद होने के लिए तैयार है और दुनिया में जब किसी एक वर्ग को बहुत दबाया जाता है तो वो वर्ग आखिरी लड़ाई जो लड़ रहा है, तो ईरान वही आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। तो ईरान से जीतना अमेरिका के लिए आसान नहीं,
हमको लगता है ये नामुमकिन है। ईरान से अमेरिका कभी वार नहीं जीतेगा। इसका हाल वियतनाम वाला हो सकता है, अफगानिस्तान का हो सकता है। ये हर हाल में ये जीत जो है ना, हार करके भी अगर कोई जीतेगा तो वो ईरान ही जीतेगा। इसराइल और अमेरिका जीतने नहीं जा रहा। उनकी जितनी बर्बादी हो सकती है उतनी बर्बादी लेकिन होगी। अमेरिका 5 से 7 दिन में ईरान को निपटा देंगे। 5 से 7 साल में भी वो नहीं निपटा सकेंगे। जब कोई कंट्री ये कहे कि हम अपने यहाँ 12 साल के बच्चे को फौजी बना देंगे और वहाँ के लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस मुल्क पे कब्जा करना नामुमकिन होगा। अफगानिस्तान उसका मिसाल है। 20 साल तक वहाँ करने के बाद उनको अपना हरबा हथियार और सारो साजो सामान छोड़ करके अमेरिका को भागना पड़ा। उनके यहाँ कुछ भी उनको कब्जा करने के लिए, उनके तेल पे कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑन बूट्स, मतलब फौजी आपको उतारना होगा। और फौजी उतारने के लिए ईरान के जो फौजी सरबराह हैं उन्होंने क्या कहा, हम 20 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं जमीन पे और करीब तो आइए। मतलब वो मरने मारने पे उतारू हैं। और अमेरिका और इसराइल के साथ में जो है वो हमेशा उनको मारने की आदत रही है। उन्होंने फ़लस्तीन पे मारा, जिसके पास कोई अपना सिस्टम नहीं है उसको मारा। उन्होंने जहां चाहा वहां ये कर दिया। उनको हथियार बेचना है और इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है। अमेरिका का हित जो है वो अर्थ से जुड़ा हुआ तेल और गैस के भंडार पे कब्जा करना है और दुनिया में अपना वर्चस्व को बढ़ावा देना। आइलैंड को भी कब्जा करने का प्रोसेस शुरू है अमेरिका का। देखिए तैयारी तो में चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया पे हम कब्जा कर लें। हमको लगता है कि ये वेनेजुएला नहीं है और ये अरब वर्ल्ड की तरह नहीं है। अरब वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो वहाँ की आवाम जो है वो अंदर से ईरान के साथ है और करीब करीब पूरी दुनिया की आवाम इस जेनोसाइड के खिलाफ है। पूरी दुनिया की आवाम, खुद अमेरिका की, खुद इसराइल के लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर है जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है। खिलाफ क्यों है? वजह कि ईरान पे मतलब जबरदस्ती ईरान पे जो जंग थोपा गया है जी। थोपा गया इसलिए? हाँ, इसको आप मान लीजिए। ईरान कहाँ लड़ रहा? ईरान आज भी पहले से कोई अटैक नहीं कर रहा। ये रोज नया नया धोखा दे रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारा ये हो रहा है, लेकिन कहाँ ये बात सुनने को तैयार है ईरान। वो जान रहा है कि धोखा है। रियलिटी में बात नहीं चल रही है। देखिए, अब अगर उनके यहाँ के किसी चपरासी से कोई बात कर रहा तो उसका कोई महत्व नहीं। निर्णायक मंडल को तो उन्होंने पहले दिन खत्म कर दिया। ख़ुमैनी साहब को की शहादत इसकी सबूत है। उसके बाद सीरियल वे में, और वो इस्लामिक तरीके से भी चल रहा है कहीं ना कहीं। यानी इस्लाम में जो है भाई कि हम नहीं तो तुम नहीं तो तुम नहीं तो तुम, ये दूसरे फासिस्ट कंट्री के तरह नहीं है। जैसे फासिस्ट जो राजनेता होते हैं वो अपने बात की 10 लाइन को काट देते हैं ताकि लोग घुमा फिरा के उनको ही चुने। वहां वो चीज नहीं है, वहां वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। ईरान के अंदर में जो उनकी हुकूमत है उनके यहाँ वर्चस्व की लड़ाई नहीं कि हम सदर बनेंगे, हमसे हेड बनेंगे, हम ये बनेंगे, हमको ये ओहदा चाहिए। वहाँ लड़ाई नहीं है। वहाँ जो जिसको चुन ले वो मान लिया जाएगा। और खुमैनी साहब अपने बाद के 10 से ज़्यादा लाइन को तैयार कर चुके कि अगर हम नहीं तो तुम देखोगे, तुम नहीं तो वो देखेंगे। इस तरह से अभी ट्रंप के बाद कौन होगा अगला? ट्रंप के बाद आप कह सकते हैं किसी को, नेतान्याहू के बाद कौन होगा इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने बाद की 10 लाइनों को काट के रख दिया। ये फासिस्ट हुकूमत है, वो अपने तरीके से लड़ रहा है और ईरान जो है अपने तरीके से। ईरान दिमाग की लड़ाई लड़ रहा है और दिमाग के साथ वो अपने आप को टिका रहा है। आप इसका असर आने वाले कल को देखिए। वो जितनी बम पार्टिंग कर रहा है, अगर जिस तरह मैदानी इलाकों में किया जो उसके उपजाऊ जमीन नहीं है, वो आने वाले कल को ये सारे बम तोड़ करके, बम फोड़ करके उसकी जमीन को वो उपजाऊ बना देंगे। उसके लिए फायदा है ये जंग, उसके लिए नुकसान का सौदा नहीं है। क्या चाइना और रशिया इस जंग का फायदा उठाकर ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहे हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल से सब वेट एंड वॉच की स्थिति में। जिस तरह नाटो देश को अमेरिका ने बुलाया और अमेरिका को उन लोगों ने खामोशी से हाँ और ना बोले बगैर खामोश हैं। इंग्लैंड ने कुछ जगह पर अपना मरीन भेज भी दिया है, लेकिन वो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ये लंबा कितना जाता है, हमको किसका साथ देना चाहिए, ईरान के पास और कितनी शक्ति है। तो ईरान की जो शक्ति है वो अभी तक सही ढंग से खुली नहीं है। उन लोगों ने समझा कि साहब ये वेनेजुएला की तरह होगा, हम यहाँ लीडर को मार देंगे, उसके बाद हमारा कब्जा हो जाएगा, फिर हम अपना पिट्ठू बैठा देंगे। वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं।
जब वो कामयाब नहीं हो रहे हैं तो ऐसी हालत में ये जंग हर हाल में लंबी खींचेगी, क्योंकि अमेरिका को अपना वर्चस्व भी बचाना होगा और किसी न किसी तरह उनको दिखाना है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लोग मेरी बात माने। तो क्या सच में अमेरिका इतना ताकतवर है? ट्रम्प अगर अपने आप को दिखा भाई रहे हैं। इस युद्ध से पहले तक तो अमेरिका ने सबको झुका के ही रखा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो एशिया का हिस्सा हो। हमारे यहाँ भी जब उसने इतनी हिम्मत है उनकी कि वो कहेंगे कि भाई आपको 1 महीने के लिए छूट दे रहे हैं, रशिया से तेल ले लीजिए, और रशिया ने अभी 4 महीने की पाबंदी लगा दी कि हम अपने यहाँ से कोई भी तेल नहीं बेचेंगे। अब ये मार्केट में जब उछाल आएगा तब आपको समझ में आएगा अमेरिका के पास अब वो ताकत शायद नहीं रही, और इस जंग के लंबा खींचने के बाद हमको नहीं लगता है कि अमेरिका के पास या अमेरिका का वो सम्मान या दबदबा बचा रहेगा दुनिया में। तो अशफाक जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो ईरान इजरायल युद्ध है वो लंबा खींचेगा। आखिर कहा गया है ना कि मोहब्बत और जंग में जो भी होता है जायज होता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।